जो यूथ आइकॉन है और बहुत कम उम्र में बड़े बड़े उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। सो आइए मिलकर स्वागत करें अनुज शर्मा जी। चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये असली है सर, सोने की? हाँ सर, है तो असली सी है, ये सर, असली सी असली है। हाँ सर। तो आपको देख के ऐसा लगता है जैसे मतलब नेटवर्किंग के बप्पी लहरी जैसा आपने कुछ वेशभूषा कुछ बना दिया है। ये मेरा क्या शौक था पहले से ही, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले शौक था। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, मुझे आपने यहाँ पर इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सर। और मेरा कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बहुत लंबा भविष्य नहीं है अभी। मैं जो अभी सिर्फ मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग में 5.25 साल के आसपास ही हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ, कोई ज़्यादा लंबा समय मैंने व्यतीत नहीं किया है अभी। 5.25 साल के अंदर ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे 5.25 साल के अंदर ही मुझे एक इंडिया के बहुत फेमस चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स पे मुझे आने का मौका मिला है। ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं जानता हूँ चैट विद सुरेंद्र वत्स को 3 साल पूरे होने वाले हैं और पहली बार मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि पहली बार कोई ऐसी शख्सियत एक निकल के आई जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लीडर थे उन सभी को एक मंच पे लेके आए सर। और सभी लोगों ने उस मंच पर आकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और उन एक्सपीरियंस की वजह से आज हमारे देश के जितने भी नेटवर्कर हैं जो अपना भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग में लगा रहे हैं, आज उन सभी की बातों को सुन के, उन सभी के एक्सपीरियंस से आज वो सभी लोग कम समय में बहुत बड़े अचीवमेंट ले पा रहे हैं। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुज। आपका अनुभव ज़्यादा नहीं है लेकिन इस कम अनुभव में जो आपने कीर्तिमान बनाए हैं और जैसे आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत अद्भुत और उल्लेखनीय है। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं पर्सनली पहली बार आपसे इतना क्लोज में मैं आपसे मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। हम आगे बढ़ें उससे पहले जो कॉम्प्लीमेंट्स आपके कमिंग सून पे मिले हैं, बहुत लंबी लिस्ट थी, कुछ मैंने उसमें लिखे हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुमंत मिश्रा ने लिखा है, नेटवर्क इंडस्ट्री के फिल्मी नायक जिनका हेयर स्टाइल वर्ल्ड फेमस है, इस प्लेटफॉर्म पे दिल से स्वागत। राजेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा है, आज सुरेंद्र सर ने हमारी आवाज़ सुन ली है, अनुज सर को आमंत्रित किया, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। मोनू यादव ने लिखा है, आपके आने से CWSV चैनल पर नया धमाका होने वाला है, आपके कीर्तिमान सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। श्री धाकड़ फोटोग्राफी ने लिखा है, यंगेस्ट मिलेनियर अनुज शर्मा जी का तोड़ नहीं चित्तौड़ तक। और लास्ट कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं राहुल शर्मा का, उन्होंने लिखा है, अनुज सर की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है। सो बहुत प्यार करते हैं सर लोग से, आपसे, और बहुत इंस्पायर हैं। थैंक यू सर, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों का प्यार है सर और इसी प्यार की वजह से हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं और हम भी सोचते हैं कि लोग हमें इतना प्यार देते हैं तो हम भी लोगों के लिए कुछ और बढ़ के ज़्यादा करें और ज़्यादा मेहनत करें, अपने ऊपर भी काम करें जिससे कि हम लोगों के लिए काम कर पाएँ। मेरा ऐसा मानना है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी कोई लीडर होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति आता है तो कुछ साल शुरुआत के दिनों में तो वो अपने लिए काम करता है, लेकिन उसके बाद वो लोगों के लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं देखना चाहता हूँ और मैंने देखा भी है कि नेटवर्कर का जो जीवन होता है ना, वो अपना नहीं है, वो लोगों के लिए हो जाता है। तो ये लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से हम लोग अपने परिवार को कम समय देकर लोगों को ज़्यादा समय देते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई ने बीच में एक बात बोली थी, जैसा कि आप पढ़ रहे थे कि मेरे आने से इस चैनल की शोभा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। इस चैनल की शोभा तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिनसे कि हम सभी प्रेरणा लेते हैं। तो सर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर इतना प्यार देने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं लवकेश डागर जी, तो उन्होंने बोला, सर अनुज शर्मा जी के बारे में मैं ये दावा करता हूँ कि जब वो आ जाएंगे ना तो छा जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही फील मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने बैठ के। अनुज, आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करना चाहते हैं तो बस आप अपनी इनकम बढ़ा के उनको दिखा दीजिए कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, अपना लेवल चेंज करके दिखा दीजिए, तो वो
उनको जो मोटिवेट करती है और उनकी सहायता इस चीज़ से जो होती है, उतनी सहायता आप और किसी तरीके से नहीं कर सकते। तो आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके पास में हैं। थैंक यू तो अब तक का आपका सफ़र और उस सफ़र में जो आपने सबक सीखे हैं वो कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरे फैमिली में पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, दिल्ली में जॉब है MCD में। मम्मी हाउसवाइफ हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन है। मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या किसान हैं। ओके। तो हमारे यहाँ पर किसानी शुरू से होती हुई आई है। और मेरा भी जन्म, जैसे हर व्यक्ति का जन्म एक मिडिल क्लास में होता है, तो मेरा भी जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। माँ बाप के वही सपने होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो, और जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छी एजुकेशन लेगा, अच्छी एजुकेशन लेगा। तो अब जब फैमिली में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं तो उनका भी एक सपना होता है कि हमारा बेटा भी बड़ा होके इसी काम को करे। तो सर मेरा शुरू से एक सपना था, जब मैं 10th के अंदर था, मेरा भी एक सपना था कि मैं जॉब ना करके मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूं जिससे कि मैं एक अलग अपनी पहचान बना सकूं। मैं अपना एक अलग नाम बनाना चाहता था, और वो भी मैं अपने दम पे बनाना चाहता था। तो मैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जीरो हूँ, मैं तो यही बोलूँगा। मैं सिर्फ 10+2 हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता था कि स्कूल आज ना जाना पड़े, आज बारिश हो जाए ना जाना पड़े। हमारे जो स्कूल होता था उसमें किसी की शादी वगैरह का टेंट लग जाए तो छुट्टी हो जाती थी। और स्कूल में हमने एक चीज़ भी देखी थी, किसी के आसपास में कोई बड़े आदमी की डेथ हो जाए तो वहाँ भी छुट्टी हो जाती थी। तो हमारे लोकल एरिया में ऐसा चलता था। तो मैं कभी स्कूल जाने के लिए बहुत बचता था। मेरा पढ़ाई लिखाई में सर बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं कैसे कैसे पास हो गया ये ऊपर वाला ही जानता और मैं जानता हूँ, बस हो गया बस। तो 10+2 के बाद मेरे पापा ने मुझसे बोला कि भाई तू ग्रेजुएशन कर ले, तो ग्रेजुएशन कर लेगा तो फिर तेरी शादी हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन करने के लिए जब जो पढ़ाई लिखाई में तंग होता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन करना, ये समझ लो कि बस सबसे आसान BA रहता है। BA सबसे आसान है। तो मैंने BA में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के सर 6 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। अच्छा, क्या बात है। और जब मेरी शादी हो गई तो जिस दिन मेरी शादी हुई उसके अगले दिन से मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। अच्छा। क्योंकि ग्रेजुएशन करने का मेरा टारगेट था शादी करना। ओके। और जब शादी हो गई तो फिर कॉलेज जाएं क्यों? कॉलेज जाना टारगेट खत्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे पापा ने मुझसे कई बार बोला कि मैं तेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा देता हूँ, थोड़ी तैयारी कर ले। मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में। तो मेरे पापा ने धीरे धीरे मुझसे बोला अभी कुछ तो कर, कुछ कर जिससे कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कुछ कर। तो फिर मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर ही जॉब करना स्टार्ट किया। मैंने एयरटेल में जॉब करी, इंश्योरेंस मैंने सेल किया। मैं शुरू से सेल्स में हूँ सर। अच्छा, ओके। तो मैंने प्रीपेड पोस्टपेड कनेक्शन भी सेल करे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेल करे, एयरटेल के इंश्योरेंस भी सेल किया। उसी बीच में मुझे कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला था, जिससे इस कंपनी से पहले मैं उस कंपनी में था। तो मैंने उस प्लान को देखा, समझा, मैंने काम करने का डिसीजन लिया। और जब मैंने काम करने का डिसीजन लिया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आई। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा लगा उस कंपनी में कि यहाँ पर युवाओं के लिए एक स्कोप है, हम जैसे लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन कुछ कमियों की वजह से मैं वहाँ पर लंबे समय तक काम नहीं कर पाया। कुछ कमी मेरी रही या कंपनी की रही, मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन 2016 सितंबर में फिर एक बार मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुना। मैंने वहां पर देखा, समझा, प्लान, प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो भी एक सिस्टमेटिक काम होता है वो मैंने समझा। समझने के बाद मैंने काम किया। और सर 5.25 साल हो गए हैं। 5.25 साल में का सफर मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा ही सफर होता है सर। और 5.25 साल में मैं आप तक पहुंच पाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मेरी क्या अर्निंग रही है वो अलग है, लेकिन मैं आप तक पहुंच पाया, सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे आज पर्सनली फील हो रहा है कि मैंने 5.25 साल में क्या कमाया है। अगर कोई मेरे से पूछे 5.25 साल में मैंने क्या कमाया है, तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, 5.25 साल में मैंने चैट विद सुरेंद्र बस में आने का नाम कमाया है। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। बाकी तो हर नेटवर्कर कुछ ना कुछ अपनी कंपनी में कमा ही रहा है। थैंक यू सो मच अनुज, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके आने से बातचीत करके। एक व्यूवर ने क्वेश्चंस किया है कमेंट्स में, उन्होंने लिखा है, उसको मैं पढ़ता हूँ। रितेश यादव जी, गुरुजी आप एस क्लास मर्सिडीज बेंज लग्जरी कार चलाते हैं तो आपको फील कैसी आती है, और आपकी गाड़ियों की बड़ी चर्चा है। किसी ने ये भी लिखा है कि आप कितनी गाड़ियों का काफिला आप करना चाहते हैं, तो आपकी गाड़ियों की बहुत चर्चा हो रही है आजकल। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आज भी वो दिन याद है सर, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे शादी में एक बाइक मिली थी। आपने देखा होगा स्टेनर बाइक आती थी, वो पीछे से गद्दी उसके ऊपर होती थी। तो मुझे शादी में वो बाइक मिली थी। और जब मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा था
जब मैं उस कंपनी में चला गया था पहले, तो जब कंपनी में चले जाते हैं तो हमारे जो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी एक सोच होती है कि ये कंपनियां बेकार के काम होते हैं, ये बेकार के धंधे होते हैं, ये कोई काम नहीं होते हैं। तो उसी बीच में मेरे और मेरे फादर के मनमुटाव बिजनेस को लेके हो गए। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि भाई या तो तू अपने दम पे कर, जो तुझे करना है वो कर, हमसे तेरा कोई मतलब नहीं है। तो अब मुझे जुनून सवार था, मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ। तो फिर मैं सर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गया अपनी फैमिली को लेके, वाइफ को लेके। अच्छा। मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गया। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा मेरे पेरेंट्स रहते हैं। गांव से मैं 15 किलोमीटर शहर में शिफ्ट हो गया, परी चौक के पास। तो मैंने वहां पर एक रूम लिया, 4,000 रुपए का रेंट था उसका। मैंने वहां पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो मुझे बाइक मिली थी, तो उस बाइक की सर विश्वास करिए, उस बाइक की मैं सर्विस नहीं करा पाया था, उसका इंजन सीज हो गया था। अच्छा, पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे। उस बाइक के अंदर इतना तेल नहीं होता था कि मैं चला सकूं उसको सही से। जब वो बाइक बंद हो जाती थी, मैं उसको धक्के मारता था, तो जान पहचान का कोई व्यक्ति मिलता था ना, वो मेरे से पूछता था भाई क्या हो गया। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कभी ये नहीं बोलता था कि तेल खत्म हो जाए, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम फ्लाईओवर ऊपर नीचे ला रहे हैं, बाइक को तो बंद करके लाए। बहुत बार हुआ है कि हमने सुना था कि बाइक को अगर तेल खत्म हो जाए, थोड़ा सा आगे से उठाओगे तो तेल अंदर आ जाएगा, थोड़ा बहुत होगा तो ये सभी सब काम किया है। तो सर वो बाइक जो मुझे मिली थी, वो मेरे ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। अच्छा। 5.25 साल पहले, वो भी इंटरेस्ट पे ही था। अच्छा। तो वो इतना कर्ज हो गया था, मैंने अपनी बाइक 19,000 में सेल करनी पड़ी मुझे वो। अच्छा। 19,000 में सेल करके एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा तगादा था, मैंने उसको वो पैसे दे दिए। देने के बाद जब मैंने 5.25 साल पहले जब मैं इस कंपनी में आया था सितंबर 2016 में, तो मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं ग्रेटर नोएडा से एक रोडवेज बस पकड़ के मैं द्वारिका गया था। अच्छा। उस कंपनी का प्लान देखने। और जब मैंने प्लान देखा, देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इस कंपनी में बड़ा काम नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम करूंगा। अच्छा, ओके। मैं सिर्फ इस कंपनी में बड़े लेवल पर नहीं जाऊंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो लोग आज तक नहीं कर पाए हैं। वंडरफुल। आज भी मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या आपने सपने में कभी एस क्लास देखी थी? सर मैं बताऊं, हम लोग उस मिडिल क्लास से हैं कि हमारे सपने में भूत प्रेत के अलावा कभी कुछ नहीं आता है। ठीक है, हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। भूत प्रेत के अलावा हमारे सपने में कभी एस क्लास कहाँ आएंगी? एल्टो वैगनार भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझते हैं हम लोग। तो फिर मैंने एक सपना देखा यार, कुछ एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरा थोड़ा सी इनकम बढ़ी, तो मैंने एक हुंडई एक्सेंट गाड़ी ली। हुंडई एक्सेंट गाड़ी लेने के बाद फिर मैंने एक सपना देखा यार, कुछ लग्जरी गाड़ी ली जाए। तो फिर सर मैंने 18 महीने के अंदर कंपनी ज्वाइन करने के सिर्फ 18 महीने के अंदर मैं मर्सिडीज CLA में आ गया था। सिर्फ 18 महीने में, सिर्फ 18 महीने। जब मैं उस आ गया तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़े दिन बाद नवंबर के अंदर करवा चौथ था। तो मेरी वाइफ मुझसे बोलने लगी कि आप मेरे लिए क्या लेके आओगे इस करवा चौथ पे। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बातों बातों में कि जब मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, तो मैंने अपनी वाइफ के जितने भी गहने थे मेरी वाइफ के पास और मेरे पास, सब मैंने बेच दिए थे। अच्छा। कर्ज चुकाने के चक्कर में सब बेच गया था। और मैंने जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था ना सर, उस कंपनी को मैंने 5% इंटरेस्ट पे पैसा लेके ज्वाइन किया था। अच्छा, ओके। क्योंकि जिसके पास इतना कर्जा होता है उसको कोई देता भी नहीं है। तो मैंने इंटरेस्ट वाले व्यक्ति से लेके उस पैसे से उस कंपनी को ज्वाइन किया। और उसके बाद जब मैंने वाइफ से पूछा बताओ क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे गहने वगैरह तो सब दे दिए, कुछ ऐसा दो जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो मैं उनको लेके गया हुंडई वर्ना के शोरूम, तो मैंने उनको वर्ना गाड़ी गिफ्ट करी। अच्छा। तीसरी गाड़ी मेरे पास ऐसे आई। चौथी गाड़ी में एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि यार उज्जैन जाना है, मंदिर जाना, और हम 4-5 फ्रेंड थे। हम उज्जैन जाएं तो जाएं कैसे? मेरे पास सारी की सारी वही गाड़ी है, सडान गाड़ी है, तो जाएं कैसे? तो मैं गाड़ी के बारे में गया, फॉर्च्यूनर लेने के लिए गया। मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा अपनी चॉइस होती है सर, मुझे समझ में नहीं आई। तो उस समय पे एक गाड़ी लॉन्च हुई MG हेक्टर। अब से 1-1.25 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मैंने MG हेक्टर खरीद ली। MG हेक्टर मैंने वहां से खरीद ली। वो मैंने इसलिए खरीदी, मुझे उज्जैन जाना है मंदिर, और हम 5 लोग थे। उसके थोड़े दिन बाद मैं अपने अपलाइन के साथ गुड़गांव में था और हम ऐसे ही घूम रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आओ अनुज चलो कुछ चलते हैं शोरूम के अंदर। तो मैं वहां पर गया, तो मैंने वहां पर जाके देखी पोर्सा कार। अच्छा। पोर्सा कार। और मैंने वहां पर जब पोर्सा कार देखी सर, तो मुझे यार लगा यार नेटवर्क मार्केटिंग में तो है ही नहीं, और है तो 1-2 लोगों के पास है, और ये उनके पास है जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज है। तो अगर मैं ले लेता हूं तो कुछ तो अलग अनोखा होगा सर। तो फिर मैंने वहीं खड़े खड़े मैंने उस गाड़ी को बुक कर दिया 5 लाख रुपए देके। क्या बात? वहीं खड़े खड़े भाई 5 लाख रुपए ले मुझे। उसने बोला टेस्ट ड्राइव, मैंने बोला टेस्ट ड्राइव नहीं लूंगा। क्या कॉस्ट थी उसकी गाड़ी की? 1 करोड़। अच्छा। मैंने बोला ये ले, और इस गाड़ी को मुझे लोन कराना है।
फिर मैंने उस गाड़ी को लिया और उस गाड़ी को मैं थोड़े दिन बाद वो लोन वगैरह होके वो गाड़ी आ गई। उसके थोड़े दिन बाद अब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी सर, आपने देखा होगा थार। ये मैंने पिछले 10 दिसंबर को, मतलब आज 1 साल पूरा हो चुका है, पोर्सा को लिए हुए। उसके थोड़े दिन बाद लॉन्च हुई थी थार गाड़ी, ब्लैक कलर बढ़िया लग रही थी, तो मैं शोरूम गया, थार लेके आ गया। उसके थोड़े दिन बाद मैं अपने अपलाइन को मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि सर मैं एक ऐसी गाड़ी चाहता हूं कि जिस गाड़ी में अगर मैं बैठूं ना तो लोग देखें। उन्होंने बोला कि तेरे पास पोर्सा तो है, लोग तो उसको भी देखते हैं। मैंने बोला सर ऐसा नहीं, जो इस इंडिया में कुछ ही लोगों के पास हो, जो इस इंडिया में कुछ ही लोगों के पास हो, चुनिंदा लोगों के पास हो, वो मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। फिर मैंने 2-3 गाड़ियों के नाम बताए, उन्होंने मुझे बताया। फिर हमारा बाद में फाइनल हुआ एस क्लास के बारे में। अच्छा। तो मैं एस क्लास के शोरूम गया, मैंने वहां पर बात करी, तो उन्होंने बोला 1 साल पहले तो आपने लोन लिया है, कैसे बार बार गाड़ी ले सकते हो आप। तो फिर मैंने बात करी, कराया, डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने मेरे घर पे आके वेरिफिकेशन करी कि इनकी गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, खड़ी करने के लिए जगह है नहीं है, घर देखा, सब कुछ देखने के बाद और फिर मेरे पास सर एस क्लास भी आ गई। अब सोचने वाली बात है कि मेरी उम्र में एस क्लास में आना, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, ये कीर्तिमान ही है सर, किस्मत खुलना तो ही है। ये जो गाड़ियां आप पुरानी सेल करते रहे हैं? नहीं, सातों के सातों गाड़ी मेरे पास है। अच्छा, सातों गाड़ी? हाँ, मैं सेल नहीं करना चाहता और ना मैं सेल करूंगा। तो घर भी इतना बड़ा बनाना पड़ेगा फिर कि 7 गाड़ियां आ जाएं उसमें? वो सर हो ही जाता है अरेंजमेंट, पार्किंग वार्किंग इधर उधर कर ही लेते हैं। तो गाड़ियों का आपको शौक है या आपने, मतलब इतनी गाड़ी जनरली लेते नहीं है? कोई नहीं लेता, मेरा सर शौक है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, 7 पे भी नहीं रुकूंगा आने वाला समय में और भी, क्योंकि मैं पैसे को पैसा नहीं समझता, मैं पैसे को कागज का टुकड़ा समझता हूँ। मैं जीवन जीता हूँ सर, मैं आज में जीता हूँ, कल में नहीं जीता। कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, कल क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने किसी की भी कीमत लगाई है ना, कल क्या थे नहीं, कल क्या होगे नहीं, आज क्या है हम। दुनिया हमें सिर्फ आज से जानती है। हम कल क्या बनेंगे दुनिया को मतलब नहीं है, हम कल क्या थे दुनिया को मतलब नहीं है, हम आज से बात करते हैं और दुनिया हमें आज से ही सम्मान देती है, आज से ही। क्योंकि कोई आदमी अगर गांव में प्रधान है और प्रधान 5 साल निकल गए तो पूर्व लिख दिया जाता है। तो इस दुनिया में लोग है ना, एक प्रेजेंट में याद रखते हैं। नहीं, मेरा आपकी सोच और आपकी जो तरीका है वो बिल्कुल सही है अनुज, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, लेकिन मैं एक जनरल बातचीत कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में तो बिजनेस जो है ना, अप डाउन का बिजनेस रहता है। आज टीम अच्छा परफॉर्म कर रही तो बहुत बढ़िया, कुछ इश्यूज आ गए कुछ, तो चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं। तो इस बारे में कुछ डर नहीं लगता कि यार कुछ हो गया तो फिर EMI कहाँ से जाएंगी, चीज़ें कैसे होंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, मुझे डर नहीं लगता है। मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता कल क्या होगा। मैं आज में ही जीता हूं, आज क्या है। और मैं एक बात जानता हूं कि हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्कर दुनिया का पहला ऐसा शख्स है जो इस धरती पे बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहा है, सबसे ज्यादा दे रहा है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री इतना नहीं दे पा रही जितना एक नेटवर्कर दे पा रहा है। और हमारे साथ हमारे कर्म काम नहीं करते हैं, लोगों की दुआएं काम करती हैं। तो मैं एक बात जानता हूं, कभी हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक जाएगी और हम जिस कंपनी में हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को डरना नहीं चाहिए। फिर नहीं डरना चाहिए। और आपकी कंपनी का प्लान ही अगर गलत है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है, आपकी कंपनी में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि रिस्क है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि यस बिल्कुल। हाँ, मुझे एक बात मालूम है, मैं सही हूँ, मैं सही डायरेक्शन पर हूँ। आपकी जो इंस्पिरेशन है स्टोरी में, और स्पेशली इस एपिसोड को जो यूथ देख रहा होगा स्पेशली, वो बहुत इंस्पायर हो रहा होगा कि यस अनुज जी ने किया है, मैं भी कर लेता हूँ, मेरे को भी ये गाड़ियाँ चाहिए। 7 गाड़ियाँ अनुज शर्मा ने ली हैं तो मैं 8 लेके दिखाता हूँ। तो वैसे प्रेरित भी होते हैं लोग और काम भी करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते सभी लोग। तो जो यूथ स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहता है, बड़े सपने हैं उनके भी, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, वो कैसे सक्सेस हो सकते हैं? देखिए सर, यूथ के बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। हमारे देश के अंदर 15 साल से लेकर 24 साल के जितने भी हमारे यंगस्टर होते हैं, वो कम हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 18% के आसपास की है। आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे जो देश के युवा है ना, वो अपने दम पे काम नहीं करना चाहते हैं। वो काम करना चाहते हैं अपनी पीढ़ियों के दम पे, अपने पिताजी के दम पे, दादाजी के दम पे काम करना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और देश ने
हमारी गवर्नमेंट ने हमको वोट डालने का अधिकार भी दे दिया है। तो हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक जिम्मेदारी लें और अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखें। आज की डेट में मैं लोगों को देखता हूं कि 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आज भी वो स्टडी कर रहे हैं।